कितनी खूबसूरत है ये तारों की दुनिया। रात का समय हो, सूर्य का प्रकाश नहीं हो और आसमान प्रदूषण रहित हो और पूरा अंतरिक्ष तारों से झिलमिला रहा हो और ऐसे में एक मेटेरॉइड शावर यानी उल्कापिंड की बौछार देखने को मिल जाए तो आनंद आ जाए। अभी यह सब सोचना और बोलना कितना आसान है, पर पहले यह आसान नहीं था। 16वीं शताब्दी में एक फिलोसोफर और कॉस्मोलॉजिस्ट जियोर्डानो ब्रूनो ने अपनी एक बुक एन इन्फिनिटी ऑफ वर्ल्ड में यह कहा है कि अगर रात में दिखने वाले सभी तारे हमारे सूर्य के समान हैं तो उन सभी तारों के आसपास हमारी पृथ्वी की तरह ग्रह भी होंगे और शायद कुछ ग्रह पर जीवन भी हो सकता है। पर जब लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया और उन्हें काफिर कहकर जिंदा जला दिया, पर उस समय इस तरह की सोच रखना भी एक गुनाह था। पर आज नहीं। यदि 450 करोड़ साल पहले अगर पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जो कि 13.8 बिलियन ईयर्स पुराने यूनिवर्स में है, उसमें हमारी जैसी या हमसे भी बेहतर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती होगी। इसलिए मैं आपका दोस्त और होस्ट दीप आज आपको ये बताऊंगा 3 और एक्सोप्लैनेट सर्च करने वाले मेथड के बारे में। और अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट 5 मेथड टू फाइंड एक्सोप्लैनेट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में हमने वराह अवतार के अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला था उस फैक्ट को एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम वाले 2 वीडियो सीरीज वाले वीडियोस और चैनल का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हमने टेलीस्कोप की पूरी प्रोग्रेस हिस्ट्री एक्सप्लेन की है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And if you like this type of deep space related video information, then make sure to smash the subscribe button and press the bell notification so that you will never miss the deep space related information of the universe. So let's begin. तीसरा, डायरेक्ट इमेजिंग। धूप में जब आप बाहर निकलते हैं तो अक्सर आप सूरज की चकाचौंध से दूर की वस्तुओं को देखने में असुविधा होती है, तो उसके सॉल्यूशन में आप धूप का चश्मा या गॉगल लगा लेते हो ताकि आप अन्य चीज़ों को धूप की चकाचौंध में भी साफ देख पाएँ। डायरेक्ट इमेजिंग मेथड में भी यही होता है। एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट इमेज यानी सीधी छवि बनाने के लिए उपकरणों में यही सिद्धांत यूज करते हैं। तारों की लाइट्स को डिम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे उस तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह को हम देख पाएँ। इस डायरेक्ट इमेजिंग में 2 तरह की मेथड एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है कोरोनोग्राफी। जब हम कोई स्टार को देखते हैं तो उसके चारों ओर घूम रहे एक्सोप्लैनेट को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि स्टार की लाइट बहुत ही चमकदार होती है और उस तारे का प्रकाश को रोकने के लिए हम टेलीस्कोप के अंदर एक लाइट ब्लॉकर उपकरण का उपयोग करते हैं और इस तरह एक स्टार की लाइट को ब्लॉक करके हम एक्सोप्लैनेट को देख सकते हैं। और इस मेथड का उपयोग हम ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी में एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट इमेजिंग लेने के लिए करते हैं। दूसरा मेथड, स्टार शेड। नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें हम स्टार को या स्टार की लाइट को शेड यानी छुपा रहे हैं। तो इस मेथड में एक अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाता है
फिर उसके अंदर से एक स्टार शेड के लिए एक अंतरिक्ष यान को रिलीज किया जाता है जो स्टार की लाइट को कंप्लीटली हाइड कर देता है। और फिर उस स्टार शेड स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रोनॉमर्स एक ऐसे एंगल पे सेट करते हैं जिसमें उस स्टार के चारों ओर घूम रहे एक्सोप्लैनेट को वो साफ साफ देख पाते हैं। डायरेक्ट इमेजिंग मेथड अभी अभी अपनी बिगिनिंग स्टेज में है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि भविष्य में एक्सोप्लैनेट सर्च करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टूल बनेगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक डायरेक्ट इमेजिंग टेक्निक से यूज़ करके हम 62 प्लैनेट डिस्कवर कर चुके हैं। चौथा, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग। ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें प्रकृति भी हमारी एक्सोप्लैनेट या ब्रह्मांड की कोई और वस्तु ढूंढने में हमारी सहायता करती है। पर क्या ये कोई जादू है? नहीं। असल में ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग ये है ग्रेविटी और लेंसिंग का प्रोसेस कंबाइंड इफेक्ट। तो आइए इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1704 में सजेस्ट किया था कि लाइट रेज ग्रेविटी में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज़ जिसमें एक मास है दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी और उस अट्रैक्शन को उन्होंने ग्रेविटेशन का नाम दिया। पर साल 1915 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सही से एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटी का प्रभाव में कोई मैसिव स्पेस ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को बेंड करती है और इसी कारण से एक क्विज़ार को देखते वक्त उन्होंने दो विकृति यानी डिस्टॉर्टेड इमेजेस को देखा था जो एक प्रकार का मैग्निफिकेशन रिजल्ट था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलिए हम ग्रेविटी और लेंसिंग में पहले लेंसिंग इफेक्ट को समझते हैं। हम ये हमेशा से पढ़ते आए हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पर लेंसेज लाइट को मैग्नीफाई या रिड्यूस करता है। जब हम लाइट को कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं तो लाइट एक पॉइंट पे फोकस पे उसे मोड़ देती है, जबकि कॉन्केव लेंस में लाइट रेज ज़्यादा स्ट्रेच यानी मैग्नीफाई हो जाती है। चलिए अब ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। हम तो ये जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर करोड़ों सालों से लगाती आ रही है, पर क्या आपने कभी कोई रस्सी देखी या सुनी है जिसके कारण पृथ्वी सूरज की परिक्रमा निश्चित पाथ से लगा पाती है? अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए इस ग्रेविटी को और बेहतर उदाहरण से समझते हैं। जब हम एक भारी बॉल को चादर पर रखेंगे तो वह चादर को अंदर की ओर बेंड करेगी। ये ऐसे बोल सकते हैं कि वह चादर को थोड़ा अंदर घसा देगी। अब जब हम उसी भारी बॉल के पास से एक लाइट बॉल को उसकी एस्केप वेलोसिटी की स्पीड से फेंकेंगे तो वह अनबाउंड या बेंड ऑर्बिट लेकर दूसरी तरफ से निकलेगी। और जब हम उसी बॉल को उसकी एस्केप वेलोसिटी से कम स्पीड में फेंकेंगे तो वह इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमेगी। और ऐसे ही हमारे सारे प्लैनेट हमारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो अब जब लेंसिंग और ग्रेविटी को समझ लिया है तो आगे के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को परखने के लिए ऑर्थर एडिंगटन नाम के साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग को बेहतरीन आइडिया से टेस्ट किया। उन्होंने हेडी स्टार क्लस्टर की फ़ोटोग्राफ ली और उस दिन के दूसरे दिन होने वाले टोटल सोलर एक्लिप्स की उसी जगह से फ़ोटोग्राफ ली। उन्होंने पाया हेडी स्टार क्लस्टर के स्टार ने अपनी जगह चेंज की है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटेशन के कारण स्टार की लाइट हमारे स्टार की वजह से एक एंगल से बेंड हो गई है और उस बेंड एंगल को हम आइंस्टाइन एंगल कहते हैं। जब कोई एक तारा या ग्रह अपनी ग्रेविटी दूसरे
अधिक दूर के तारे को इस तरह से केंद्रित करती है जिससे वो टेम्परेरी रूप से ब्राइट नज़र आता है। दिखाए गए एनिमेशन में आप अधिक दूर के तारे से आ रही लाइट वेव्स को एक्सोप्लैनेट और एक्सोप्लैनेट की स्टार की ओर मोड़ते हुए देख सकते हैं। जिस तरह से एक मैग्नीफाइड ग्लास सूर्य के प्रकाश को कागज़ के छोटे और चमकीले स्थान पर केंद्रित कर सकता है, उसी तरह प्लैनेट और स्टार की ग्रेविटी भी दूसरे स्टार की लाइट को ऑब्जर्वर पर फोकस कर सकती है। और जब सोर्स, ऑब्जर्वर और ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो हमें स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट के चलते आइंस्टाइन रिंग देखने को मिलती है। तो आसान भाषा में कहें तो एक लाइट का रिंग घूमता हुआ दिखता है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक हमें अब तक ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग यूज करते हुए 52 एक्सोप्लैनेट डिस्कवर कर चुके हैं। 5वां, एस्ट्रोमेट्री। हमने हमारे लास्ट वीडियो के पहले मेथड में रेडियल वेलोसिटी के बारे में बताया था कि घूमते हुए तारे और ग्रह के कारण होने वाला मोशन या ड्रॉपलेट शिफ्ट ही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे एस्ट्रोनॉमर्स एक दूसरे की ग्रेविटी के कारण होने वाला बबल इफेक्ट से स्टार या उसके प्लैनेट को खोज सकते हैं। और शायद आपने गौर नहीं किया है कि ड्रॉपलेट शिफ्ट एक सीधी रेखा में देखने पर रेड और ब्लू शिफ्ट करते हुए दिखता है, पर जब ग्रह की ग्रेविटी इफेक्ट के कारण बबल करता तारा भी मोशन करता हुआ दिखता है तो उसी के कारण आकाश में डगमगाते तारे को अपनी पोजीशन में चेंजेस करते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक हम इस मेथड से अब तक सिर्फ 2 एक्सोप्लैनेट की ही खोज कर पाए हैं, क्योंकि इस मेथड को देखना या पता लगाना बेहद ही मुश्किल काम है। इन तारों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए साइंटिस्ट सालों में एक तारे की बहुत सी इमेजेस लेते हैं और कुछ अन्य तारे जो आकाश में उसके पास होते हैं उनकी इमेजेस को कंपेयर करके तारे और उसके एक्सोप्लैनेट के वोबल मोशन का पता लगाते हैं। और अब बारी है अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानने की। तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आजकल हम लोग हर जगह आविष्कार और उन्नति देख रहे हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, पर हम जिस देश भारत में रहते हैं उसकी सांस्कृतिक ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आज जो भी हमारे पश्चिम देश के वैज्ञानिक खोज रहे हैं वो हमारे वेद पुराणों में बहुत पहले से ही मौजूद था। तो चलिए आज हम समय को पीछे ले जाते हैं, और पीछे, जब समय की कोई व्याख्या नहीं थी। जब हुआ एक विस्फोट और उसके बाद समय बना। उस ब्रह्मांड विस्फोट को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम वेदों के अनुसार बिग बैंग को देखते हैं। तो हमारे 4 वेदों में से एक ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 121वें श्लोक से बिग बैंग के बारे में बताया है। उसे हिरण्यगर्भ बोला गया है, यानी गोल्डन बॉम्ब, यानी एक ऐसा कॉस्मिक एग जिसमें पूरा ब्रह्मांड का सारा मैटर समाया हुआ था। सब कुछ एक छोटे से कण में था। वो कण अपने मूल रूप यानी मैटर की फंडामेंटल अवस्था में था। उस वक्त जो मैटर था वो एकदम स्टेशनरी स्टेट पे था। उस समय संसार की सारी मैटर उस कॉस्मिक एग के अंदर स्लीपिंग मोड में थी। उस समय के अंधकार को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस कण को वेदों में सनातन पदार्थ कहा गया है। उस समय पूरे ब्रह्मांड में ना कोई क्रिया थी, ना कोई फोर्स था, ना कोई समय था, ना कोई लाइट थी, हर तरफ डार्कनेस थी। उस समय का कॉस्मिक कण ना तो मैटर की फॉर्म में था, ना स्ट्रिंग रूप में था, और ना ही वाइब्रेशन रूप में था। हमारे वेदों में
कॉस्मिक एग को इस तरह समझाया गया है कि बिग बैंग से पहले शुरुआत में ना तो सत था ना असत था। सत का मतलब यहाँ जगत से है, यानी उस समय ना यूनिवर्स था, ना कोई गैलेक्सी थी, ना कोई स्टार्स थे, ना कोई ग्रह था और ना ही कोई उपग्रह था। उस वक्त तक कोई एटम, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं था। और असत यानी शून्य, यानी वैक्यूम स्पेस भी नहीं था, यानी वो कण कॉस्मिक एग होते हुए भी नहीं के बराबर था। ऐसे सोए हुए पदार्थ को जगाने का कार्य ईश्वर द्वारा हुआ था, क्योंकि जब हमने कॉस्मिक पार्टिकल्स को जाना था उस पदार्थ में कोई गति नहीं थी, वह स्लीपिंग मोड में था। ऐसी स्थिति में कोई कैसे बिग बैंग या ब्रह्मांड का विस्फोट कर सकता है? नहीं ना। ऐसे में हम उस शक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिसने एक छोटे से पार्टिकल्स जो कुछ नहीं है उसे ब्रह्मांड विस्फोट कराकर हमारे स्पेस, गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लेनेट को बनाया। नासा के अनुसार बिग बैंग थ्योरी को 1927 में साइंटिस्ट जॉर्ज लिमात्रे ने सबसे पहले दिया था। उन्होंने भी उसे द थ्योरी ऑफ प्राइमल एटम का नाम दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि बिग बैंग के बाद से अब तक हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड कर रहा है और बाद में कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से साइंटिस्ट एडविन हबल ने बिग बैंग थ्योरी को प्रूफ भी किया। परंतु अब तक कोई साइंटिस्ट यह नहीं बता पाया है कि उस बिग बैंग के उस छोटे से कण में बिग बैंग करने की ऊर्जा कहाँ से आई। गूगल में अगर हम बिग बैंग का कॉज देखें तो क्वांटम फिजिक्स ने यह एक्सप्लेनेशन दी है। क्वांटम फिजिक्स हैज शोन अस दैट some events have no cause at all. Things can happen randomly, spontaneously, and for no particular reason, although there may have been a cause for the Big Bang that we are unaware of it. आज हम जो भी कुछ हैं उसमें हमारा विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। अगर विज्ञान नहीं होता तो आज हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पूरा विश्वास है कि विज्ञान एक दिन इस पड़ाव को प्राप्त कर लेगा जो ब्रह्मांड के विस्फोट का कारण बना। आप क्या सोचते हैं बिग बैंग के विस्फोट के बारे में और एक्सोप्लैनेट सर्च करने के बाकी के विषयों के बारे में? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को हमारी अमेजिंग फैक्ट की कोशिश अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए अमेजिंग फैक्ट लाते रहें। तो हमें लाइक से मोटिवेट करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको यूनिवर्स को हमारी नज़र से समझना चाहते हैं तो डीप इंटू द यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।